नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आरपीसी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी करने वालों बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास गामा फंक्शन के अंदर ये प्रश्न है, गामा 0.1, गामा 0.2, गामा 0.3, गामा 0.4 और ऐसे गुणा में चल रहा है, सारे गुणा में है और गामा 0.9। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है, गामा 1/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 3/n इंटू गामा 4/n। इस तरह से चलते चलते हमें कहाँ तक जाना है? n से जस्ट एक छोटी संख्या यानी गामा n-1/n। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई की पावर n-1/2/n, या हम कहें n की पावर 1/2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? गामा 0.1 है, इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ। गामा 1/10 इंटू 0.2 को मैं 2/10, गामा 2/10, 0.3 को गामा 3/10, गामा 0.4 को क्या लिख सकता हूँ? गामा 4/10। इस तरह से चलते चलते गामा 0.9 को क्या लिख सकता हूँ? 9/10। अब आप इससे तुलना कर लो आराम से। n का मान आपका यहाँ 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है? n-1 तक। तो अगर n को 10 मानो तो उससे जस्ट एक पीछे संख्या लो, तो 10 से वहाँ तक जा रहा है। तो हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करके इसका मान क्या लिख सकते हैं? 2 पाई की पावर n-1/2। n हमारे यहाँ पर क्या है? 10। तो 10 - 1/2/10। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई की पावर 9/2, ठीक है, /10। और ये आपको क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा -1/2। तो अगर माइनस में गामा फंक्शन आ जाए तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? ठीक है, अगर प्लस में आ जाए तो हमें डायरेक्टली पता है हम कैसे निकालेंगे। सिंपली क्या जानते हैं कि अगर गामा इन प्लस में आ जाता है तो हम उससे एक एक छोटी संख्या, हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि गामा n+1 को मैं लिख सकता हूँ n गामा n। लेकिन अगर संख्याएं माइनस में हो, जैसे गामा -1/2, अगर मैं इसको अप्लाई करने का प्रयास करूँ तो क्या होगा? यहाँ पर गामा -1/2 क्या होगा? इससे जस्ट एक छोटी संख्या, यानी इससे जस्ट एक छोटी संख्या, तो माइनस का 3/2 होगा। तो गामा -3/2, गामा -3/2। फिर आगे लगाऊंगा -3/2, फिर इस पर लगाऊंगा जस्ट एक छोटी संख्या, तो माइनस का 5/2 होगी, गामा -5/2। तो ये तो चलता रहेगा, इसका कभी अंत ही नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस फॉर्मूले की मदद से हम केवल उन्हीं n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो? 0 से बड़ी, यानी जिनकी वैल्यू पॉजिटिव। नेगेटिव में अगर गामा का मान आ जाए तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूलर्स रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। इसका यूज़ करते हैं यूलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। यूलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या है कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस n, जिन दोनों का यू क्या आएगा? 1 आएगा। एक गामा n है, एक गामा 1 माइनस n। इनका प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है पाई/sin n पाई, जहाँ पर आपका n का मान क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। तो अगर इसमें से एक पॉजिटिव है तो दूसरी अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर गामा n है तो इसमें n हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो गामा 1 माइनस n होगा वो हमारे पास किसके बीच में हो जाएगा? -1 से 0 के बीच में हो जाएगा। ये अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। गामा n इंटू गामा 1 माइनस n बराबर पाई/sin n पाई। तो इसको हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी आपको दे रखा है ये -1/2, इसको आप n मान लीजिए। तो यहाँ से आपका n क्या हो गया? -1/2। तो 1 माइनस n कितना हो जाएगा? 1 माइनस -1/2। तो ये यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 + 1/2, यानी ये हो जाएगा 3/2। तो अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये होगा गामा 1/2 इंटू गामा 3/2 बराबर पाई/sin n पाई। और n की वैल्यू हमने क्या मानी यहाँ पे? -1/2। तो -1/2 इंटू पाई ये हो जाएगी। इसका मतलब ये मान कितना हो जाएगा? पाई/sin π/2, क्योंकि जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस का साइन थीटा हो जाता है, इसलिए साइन -π/2 का मान हो जाएगा -sin π/2। तो ये कितना हो जाएगा? पाई/sin π/2 का मान कितना होता है? 1। तो ये हो गया -1, तो ये हो गया माइनस का पाई। इसका मतलब क्या होगा? गामा -1/2 और गामा 3/2 का प्रोडक्ट क्या हो गया? माइनस का पाई। लेकिन हमें क्या चाहिए? गामा -1/2। इसलिए हमारा गामा -1/2 कितना हो जाएगा? माइनस का पाई/गामा 3/2। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले की मदद से गामा n+1 बराबर n गामा n आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगी?
तो हमारे पास है गामा 3/2, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, √π। तो यहाँ से गामा 3/2 की वैल्यू क्या आएगी, √π/2। तो ये यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा गामा -1/2 बराबर -π/√π/2। तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 2 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 x टू द पावर n-1 log 1/x टू द पावर m-1 dx, जहाँ पर m और n दोनों क्या है, पॉजिटिव है, n ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो इसको गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि log 1/x का मान क्या है, y, इसका मान हमने y मान लिया। तो 1/x का मान क्या होगा, e की पावर y, x का मान क्या होगा, e की पावर -y, और dx का मान क्या हो जाएगा, -e की पावर -y dy। क्लियर। अब जब x का मान e की पावर -y है, तो यहाँ से y की लिमिट देखेंगे क्या होगा, y का मान जब हमारा x का मान 0 है, तो उस कंडीशन में y का मान कितना होगा, x का मान 0 कब आएगा, जब हमारा y का मान यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, इसलिए y का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब यहाँ पर x का मान क्या है, हायर लिमिट 1 है, तो जब x का मान 1 होगा तो y का कितना होगा, यहाँ 1 कब आएगा, जब y का मान 0, क्योंकि e की पावर -0 1/e की पावर 0 वो 1 हो जाएगा। तो ये लिमिट्स आ जाएंगी, तो हमारे x का मान जब 0 होगा तो y का इनफाइनाइट, और x का मान जब 1 होगा तो y का मान 0। अब ये सारा मान हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट 0 में। x टू दी पावर n-1, x क्या है, e की पावर -y, तो ये हो जाएगा e की पावर -y की होल पावर n-1। log 1/x को हमने y पुट किया, तो ये y हो गया उसकी पावर n-1। dx की जगह हम क्या कहेंगे, माइनस e की पावर -y dy, यानी माइनस e की पावर -y dy। क्लियर, बस हो गया अपना। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस मैं बाहर ले आऊँगा, और चूंकि माइनस है तो मैं लिमिट्स को क्या कर सकता हूँ, उल्टा, तो ये हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट e की पावर -y इंटू n-1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास y की पावर m-1, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर -y dy। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट y की पावर m-1, ठीक है। e की पावर -y n-1 e की पावर -y, तो इसका मतलब e की पावर -y क्या हो जाएगा, n-1 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा n dy। क्लियर। अब देखो हम एक डेफिनेशन जानते हैं गामा फंक्शन के अंतर्गत, क्या कि 0 से इनफाइनाइट e की पावर -ax x टू दी पावर n-1 dx का मतलब क्या होता है, गामा n अपॉन a की पावर x। क्लियर। तो उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 से इनफाइनाइट e की पावर -ny y टू दी पावर m-1 dy। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, गामा m अपॉन n टू दी पावर n, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट इंटीग्रल x टू द पावर 4 e टू द पावर -x dx। आपको इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं किस तरह से लग रहा है, गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरह लग रहा है। गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है कि गामा n बराबर होता है 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर -x x टू द पावर n-1 dx। तो इससे इसको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या होगा, लिमिट्स भी वही है, 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर -x, तो यहाँ पर भी e टू द पावर -x, x टू दी पावर n-1 की जगह यहाँ पर क्या है 4, इसका मतलब n-1 का मान क्या है यहाँ पर 4, तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। इसका मतलब इस पूरे का मान किसके बराबर होगा, जहाँ पे x टू दी पावर n-1 लेते हैं तो इसका मान गामा n है, तो अगर इसका मान x टू दी पावर 4 है, इसका मतलब x टू दी पावर 5 - 1, तो उसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ से इससे तुलना करने पर गामा 5, इसका मतलब इस पूरे का मान होगा गामा 5, और गामा 5 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 4। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 24। तो आंसर क्या आ जाएगा 20। अगला प्रश्न है, हमें वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो किस वॉल्यूम के अंतर्गत फाइंड आउट करना है, धनात्मक अष्टांक से, यानी जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। और उस धनात्मक अष्टांक में इस दीर्घवृत्त का जो पार्ट आएगा, दीर्घवृत्त क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू। इसका जो भी पार्ट धनात्मक अष्टांक के अंतर्गत आएगा, उस पार्ट से जो वॉल्यूम कवर होगा, उस वॉल्यूम के अंतर्गत हमें इस फंक्शंस का वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 है। और चूंकि धनात्मक अष्टांक में बात की जा रही है इसलिए एक्स का मान भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जेड का मान भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं एक्स अपॉन है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई अपॉन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जेड अपॉन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ ए बी और सी तीनों क्या है पॉजिटिव। यहाँ से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी का स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी का स्क्वायर लेस देन। क्लियर? तो अब मैं क्या करूँगा एक्स अपॉन ए को मैं लेट एज्यूम कर लेता हूँ यू, तो यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई अपॉन बी को मैं एज्यूम कर लेता हूँ वी, तो वी इज ग्रेटर देन 0 एंड जेड अपॉन सी को मैं एज्यूम कर लेता हूँ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखो यहाँ पर एक्स अपॉन ए जो है उसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब चूंकि ये ग्रेटर देन 0 तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप एक बार के लिए इसको क्या मान लीजिए, इस पूरे को आप मान लीजिए u, ठीक है। तो यहाँ से u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसको u डेस मान लीजिए, u डेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको v डेस मान लीजिए, v डेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको w डेस मान लेंगे तो w डेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा u डेस, इसका मान v डेस, इसका मान w डेस इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी हमारा समाकलन का क्षेत्र क्या हो गया, u डेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v डेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w डेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साथ ही साथ u डेस प्लस v डेस प्लस w डेस इज लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर वॉल्यूम इंटीग्रल को निकालने के लिए डिरिचलेट इंटीग्रल को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि डिरिचलेट इंटीग्रल में क्या होता है, डिरिचलेट इंटीग्रल में हम वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं x टू द पावर l माइनस 1 y टू द पावर m माइनस 1 इंटू z टू द पावर n माइनस 1 dx dy dz, और वो कितना आता है गामा l इंटू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। और जहाँ पर हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू, ये होता है। और यही कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है वो यू डेस है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वी डेस है और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या है डब्ल्यू डेस है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यू डेस है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स अपॉन ए क्या है अंडर रूट ऑफ यू डेस, इसका मतलब एक्स क्या है ए अंडर रूट ऑफ यू डेस। सिमिलर वे में आप y और z निकाल सकते हैं, y का मान कितना होगा, इसी तरह z का मान क्या होगा c इंटू डब्ल्यू डेस। क्लियर? अब dx कितना होगा, जब x ये है तो dx कितना होगा, dx यहाँ से हो जाएगा a और अंडर रूट यू का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, अंडर रूट यू का 1/2 रूट यू यानी 1/2 रूट यू डेस डी डेस। इसी तरह dy का मान कितना हो जाएगा b/2 रूट डी डेस डी डेस। इसी तरह dz का मान क्या हो जाएगा c/2 रूट डब्ल्यू डेस डी डब्ल्यू डेस। ये सारी वैल्यूज को हमें क्या पुट करना है, यहाँ इस इंटीग्रल में पुट करना है। तो जब हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो इस इंटीग्रल का मान हमारे पास ये हो जाएगा क्या, x की जगह आ जाएगा हमारे पास a रूट यू डेस, y की जगह क्या आ जाएगा b रूट v डेस, z की जगह क्या आ जाएगा c रूट w डेस, तो c रूट w डेस। dx dy और dz, तो dx का मान ये, dy का मान ये, dz का मान ये, तीनों यहाँ पर हम पुट करते हैं अगर तो ये क्या आ जाएगा, dx का मान आ जाएगा इंटू में a इंटू डी डेस अपॉन 2 रूट यू डेस इंटू d का मान dy का मान b इंटू डी डेस अपॉन 2 रूट डी डेस इंटू c dw डेस अपॉन 2 रूट w डेस। क्लियर? तो यहाँ से ये मान कितना हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल का
देखो a इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, सी इंटू सी, सी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 2 दूनी 4, दूनी 8, तो ये हो गया 8। अंडर रूट यू डेस, अंडर रूट यू डेस, अंडर रूट वी डेस, अंडर रूट वी डेस, अंडर रूट डब्ल्यू डेस, अंडर रूट डब्ल्यू डेस कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? ओनली डी यू डेस, डी वी डेस, डी डब्ल्यू डेस। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास बचा 1/8 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। हमारे पास बचेगा डी यू डेस, डी वी डेस, डी डब्ल्यू डेस, और इसमें हम लगा देंगे डिरिचलेट इंटीग्रल। तो इसका मान क्या होगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एफ, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यू टू द पावर 1 माइनस 1, यू डैश टू द पावर 1 माइनस 1, वी डैश टू द पावर 1 माइनस 1 और डब्ल्यू डैश टू द पावर 1 माइनस 1, डी यू डैश, डी वी डैश, डी डब्ल्यू डैश। क्लियर? तो यहाँ से ये मान कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 वॉल्यूम इंटीग्रल, ये वाला मान हो जाएगा। और इस वॉल्यूम इंटीग्रल का मान हम डिरिचलेट इंटीग्रल से क्या निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास डिरिचलेट इंटीग्रल क्या कहते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल x टू द पावर i माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1, dx dy dz कितना होगा? गामा l इंटू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दो। l का मान यहाँ पर कितना है? 1 है, m का मान भी 1 है और n का मान भी क्या है? 1 है। तो हम ये पुट कर देंगे यहाँ पर, तो गामा 1 इंटू गामा 1 इंटू गामा 1 अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, यानी गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? तो यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, गामा 1 का मान 1 1 1, और ये हो जाएगा गामा 4 यानी फैक्टोरियल 3। इसका मान हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा? 6। तो ये वाला मान हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 छुके 48, यही अपना क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो इस इंटीग्रल का मान हमारे पास ये है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2016 मैथमेटिक्स के पेपर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था, क्या? गामा माइनस 3/2, इसका मान क्या होगा? और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे? गामा ऑफ माइनस, ये नंबर माइनस में नेगेटिव नंबर है, तो हम यहाँ पर यूलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। डायरेक्टली आप इसको यूज करेंगे। यूलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन बराबर पाई अपॉन साइन एन पाई, और एन का मान क्या होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, आपके पास है -3/2, आप यहाँ पर एन का मान -3/2 ले लीजिए इस फॉर्मूले से, तो 1 माइनस एन क्या होगा? 1 माइनस -3/2, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3/2 5/2। क्लियर? अब ये दोनों वैल्यूज इसमें रख दीजिए, क्या आ जाएगा? गामा -3/2 इंटू गामा 5/2 बराबर पाई अपॉन साइन एन पाई, एन का मान कितना है? -3/2, तो -3/2 पाई, तो ये हो जाएगा गामा -3/2 इंटू गामा 5/2 बराबर पाई अपॉन साइन -3π/2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस का साइन 3π/2। अब देखो ये कितना होगा? पाई अपॉन साइन 3π/2 का मान होगा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये मान हो गया पाई। इसका मतलब गामा -3/2 इंटू गामा 5/2 का मान पाई आ गया, लेकिन हमें तो किसका मान चाहिए? गामा -3/2 का, इसका चाहिए। तो यहाँ से गामा -3/2 कितना हो जाएगा हमारे पास? पाई अपॉन गामा 5/2। अब इस गामा 5/2 का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखो गामा 5/2 का मान क्या होता है? गामा 5/2 हम जानते हैं, गामा n+1 क्या होता है? n गामा n। तो गामा 5/2 क्या हो जाएगा? 3/2 गामा 3/2, फिर 3/2 1/2 गामा 1/2, तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 का मान क्या होगा? √π। तो ये वाला मान हो गया √π, 3 से मल्टीप्लाई और अपॉन 4, 3√π/4। तो ये हमारे पास मान कितना हो गया? पाई अपॉन गामा 5/2 का मान हमने क्या लिख दिया? 3√π/4, तो ये हो गया 3√π/4। तो ये पाई और ये √π, तो हमारे पास बचेगा √π, 4√π/3। तो गामा -3/2 का मान कितना आ गया? 4√π/3। अब ये मान जिसमें दिख रहा है वही अपना आंसर है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि इस इंटीजर पूर्णांक 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे चलता जाएगा कब तक? 99 फैक्टोरियल तक। इन सब का सम करना है।
और जो पूर्णांक मिले उस पूर्णांक में आपको इकाई के स्थान पर आने वाला अंक बताना कि इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट पर कौन सा अंक आएगा। तो इसको बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका क्या होगा, बहुत आसान है। क्या करना है, उसको थोड़ा सोल्व करो। कैसे, 1 फैक्टोरियल का मान होगा 1, 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके आगे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसके आगे आएगा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मान 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। उसके आगे 6 फैक्टोरियल आएगा, उसको हम लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसी तरह आगे और आते जाएगा, जैसे 7 फैक्टोरियल आएगा उसमें 7 इंटू 6, 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। 99 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा 99 इंटू 98 इंटू चलते चलते 5 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखना, मैंने 5 फैक्टोरियल को कॉमन क्यों लिया है, यहाँ 5 फैक्टोरियल के आगे मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, उसको समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर 1 का 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 दूनी 6 24 24, ये कितना आ जाएगा 120, ठीक है। उसके आगे देखो यहाँ क्या आ गया, इकाई का 0 आ गया। अब क्या होगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल करोगे तो उसमें क्या आएगा 6 इंटू 120, तो वहाँ पर भी जब 6 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी इकाई का 0 ही आएगा। यानी आपको यूनिट डिजिट यहाँ भी 0 मिलेगी, यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 मिलेगी। इसके आगे जा रहे हो आप 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये 42 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मान क्या है 120, तो यहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 0 मिलेगी। इसी तरह आगे जो भी आएंगे उन सब में क्योंकि 5 फैक्टोरियल कॉमन आएगा और इधर की जो संख्या आएगी सारी वो इंटीजर आएगी, मतलब इन सब का मान जो यूनिट डिजिट होगा इन सब का क्या होगा 0। तो इनके आगे जितने भी आएंगे उन सब में यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। जो लास्ट वाला है उसमें भी हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन सब का यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, तो इनके सम का यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 0 आएगा, तो ये 0 मिलेगा। अब इसको जोड़ना 2 और 1 3 6 9, 9 और 24 कितना हो गया 33, प्लस यूनिट डिजिट आगे के जितने भी नंबर हैं उनका 0। 33 का यूनिट डिजिट क्या है 3, ये 3 यूनिट डिजिट जब 0 डिजिट के साथ ऐड होगा तो जो इन टोटल का सम आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये आरपीएससी के कुछ क्वेश्चंस थे, सेकंड ग्रेड एग्जाम में आए हुए, पिछले एग्जाम्स में आए हुए। इसी तरह के और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनके पीछे के कंसेप्ट को भी देखेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।